जय हिंद मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आपका साथी अनिल आप सबका स्वागत करता हूं अपने इंस्टीट्यूट वसुधि कुटुंबकम में। आज का अध्याय ऐसे अध्ययन के बारे में है कि आप सबको सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत कर देगी। आज का अध्याय ऐसे अध्ययन के बारे में है जिसके बिना संविधान का रहना व्यर्थ है। आज का अध्याय ऐसे अध्ययन के बारे में है जिससे सब अनुच्छेदों को एक तरफ और एक अनुच्छेद को एक तरफ रख दिया जाए। हम ऐसे अनुच्छेद की बात कर रहे हैं जिससे भारतीय संविधान में संवैधानिक उपचारों का अधिकार बोलते हैं। इसके नाम से ही पता चल रहा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसकी तरफ चलने से पहले हम पूर्वगामी कक्षा में चलेंगे। कुछ अनुच्छेद बच चुके हैं, जैसे अनुच्छेद आपको 27, 28, 29, 30 के तहत बच गई है। उस अनुच्छेद के बाद हम 32 चलेंगे। इस क्लास को पूर्ण रूप से देखिए। आप आगे चलते हैं। हमने पूर्वगामी कक्षा में देखा, मतलब बिफोर क्लास में हमने क्या देखा, राइट टू फ्रीडम की बात करता है। राइट की फ्रीडम की बात करता है। थोड़ा सा हम इससे डिटेल में, थोड़ी शॉर्ट डिटेल में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आर्टिकल 19, 20, 21, 21A, 22 ये आर्टिकल हमने बिफोर क्लास में पढ़ लिया, जो राइट टू फ्रीडम की बात करता है। और हमने क्या गया, राइट टू अगेंस्ट एंड एक्सप्लॉयटेशन की बात करता है, जो आर्टिकल 23 और 24 में लिखा है, शोषण के विरुद्ध की बात करता है। हमने बिफोर क्लास में पढ़ लिया। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कैटेगरी, फंडामेंटल कैटेगरी 4 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? फंडामेंटल कैटेगरी का 4 पढ़ेंगे हम। फंडामेंटल कैटेगरी का हम 4 पढ़ेंगे। फंडामेंटल राइट कैटेगरी 4 पढ़ेंगे, जिसमें क्या है, हमारा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। क्या है? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें राइट टू फ्रीडम ऑफ द रिलीजन की बात करता है। कहता है कि आर्टिकल आपको देखने को मिलेगी, आर्टिकल 27, 28, 29, 30, 25, 26 की तरफ में हमें देखने को मिलती है कि ये क्या बोलते हैं, कि ये बोलता है रिलीजन की फ्रीडम की बात बताता है। क्या बोलता है? फ्रीडम, रिलीजन की फ्रीडम की बात बताता है। तो बोलने का तात्पर्य धर्म की स्वतंत्रता, हमें धर्म को मानने की स्वतंत्रता कौन से आर्टिकल में, कौन से कैटेगरी में? तो फंडामेंटल कैटेगरी 4 में श्रेणी रखा गया, जिसे धर्म की स्वतंत्रता की बात की गई है, जो राइट टू फ्रीडम की, रिलीजन की बात की। इसमें अनुच्छेद 25, आर्टिकल 26, 27, 28 है। अब देखते हैं कि 25 क्या बोलता है। अंतकरण की एवं धर्म के प्रचार, पालन और आचरण का अधिकार देता है, अनुच्छेद 25 देती है। इसके कहने का तात्पर्य क्या है कि अंतकरण, अंतकरण का अर्थ समझिए। अंतकरण का विचार देखिए कि किसी व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार सोचने, विचार और मानने, अधिकार करने का अधिकार है, आपको बिना किसी दबाव पे। कहने का तात्पर्य है कि आप अगर किसी धर्म से हो, या बौद्ध धर्म, सिख धर्म, या ईसाई धर्म, या हिंदू धर्म, या इस्लाम धर्म से, आप किसी धर्म पे हो, तो उस धर्म के अनुसार आपको अंतकरण दिया गया है। संविधान अनुच्छेद 25 में क्या गया? अंतकरण के रूप में दिया गया, जिसे अंतकरण क्या बोला, किसी व्यक्ति को बिना दबाव से अपने धर्म को प्रचार, प्रसार और मानने का अधिकार दे देती है। अनुच्छेद कौन सा? 25 दे देता है। इस तरह हम देखेंगे धर्म के रूप में प्रचार करना। आप प्रचार कर सकते हैं, आप पालन भी कर सकते हो अपने धर्म को, पूजा पाठ कर सकते हो, साधना कर सकते हो, प्रचार कर सकते हो, रैली निकाल सकते हो, ये चीज हो सकता है। आचरण करने का अधिकार। आचरण शब्द का एक याद रखिए, बिहेवियर। आचरण में शब्द का याद कीजिए आप, बिहेवियर, जिसे बिहेवियर का अर्थ होता है कि अपने भाव को दूसरे के समक्ष पेश करना। आपकी बिहेवियर दूसरे के सामने कैसी है, आचरण कैसा है, तौर तरीका कैसा है, ये चीज है। तो आर्टिकल 25 बोलता है कि अंतकरण और धर्म का पालन, प्रचार और हमारा आचरण करने की आजादी देती है। कौन सा देता? आजादी देता हमारा अनुच्छेद 25 बोलती है। और अनुच्छेद 26 क्या बोलता है? देखिए, धार्मिक कार्यों पर प्रबंध करने का स्वतंत्रता अधिकार है। हमें अपने कार्य को प्रबंध करने के लिए, हमें धर्म को प्रबंध करने के लिए, यदि आप इस्लाम से हो, या बौद्ध से हो, सिख हो, ईसाई हो, या हिंदू हो, तो आप अपने धर्म को प्रबंध कर सकते हो। जैसे भंडारा, जैसे अपना प्रवचन देना, आप इकट्ठे व्यक्ति को आपको दान देना, कथा सुनना, इस तरह का प्रबंध आप कर सकते हो। ये चीज हमारा क्या बोलता है? हमारा अनुच्छेद 26 बोलता है। लेकिन एक चीज है, आप प्रबंध कर रहे हो अपनी चीज को, जैसे कथा सुनाने की बात हो रही है,
जैसे बाबा बागेश्वर धाम के द्वारा कथा होती है, हर जगह होती है, तो उसमें बहुत सारी जनसंख्या में आती है, लोग आती है। तो इसका एक चीज ध्यान दिया जाता है कि आपको धर्म का प्रबंध करने का अधिकार है, लेकिन कुछ रीजनों में एक लिमिट सीमा देती भी है। संविधान का ये नहीं है कि आपको फ्रीडम एरिया दे दिया जाए, एक लिमिट कैटेगरी भी रखी जाती है ताकि आप भी अब मनमानी ना कर सके। जिस तरह राज का मनमाना रूप नहीं देखा जा सकता, उस तरह व्यक्तियों का भी मनमाना रूप नहीं दिया जा सकता। जैसे लोक व्यवस्था बना रहे और सदाचार बनी रहे और बोलता स्वार्थ बनी रहे, और हमारा क्या बोलता है अन्न अखंडता बनी रहे। धर्म के रूप में आप प्रचार प्रसार कर रहे हो तो अहिंसा करने लगे, दूसरे धर्म के विरोध लड़ने लगे, तो ऐसे चीज नहीं अनुच्छेद नहीं देती है, न संविधान हमारा देता है। ये चीज ध्यान रखिए। अनुच्छेद 27 क्या बोलता है? 27 बोलता है किसी व्यक्ति को धर्म के प्रचार पालन के लिए राज्य द्वारा करों को नहीं लगाया जा सकता। सीधे संपर्क है। यदि आप किसी धर्म को प्रचार प्रसार कर रहे हैं, या लंगर लगा रहे हैं, बांट रहे हैं, या दे रहे हैं, या ट्रेवलिंग कर रहे हैं, या लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, जा रहे हैं, किसी तरह का आप क्या करोगे, उसमें किसी तरह का गवर्नमेंट क्या करेगी, कर नहीं लगाएगी, टैक्स नहीं लगाएगी। कहने का तात्पर्य है, पहले देखोगे आपको जजिया कर होती थी। क्या होती थी? गैर मुसलमानों के द्वारा जजिया कर होती थी, जिसपे लगती थी गैर मुसलमान हो गए, जैसे हिंदू हो गया, सिख हो गया, बौद्ध हो गया, तो उनपे क्या होती है, धर्म के लिए वो जानते थे, तो वो अपने धर्म के लिए यात्रा कर देते, तो उसमें कर लगती थी कि आप यात्रा कर रहे हो, उस पर टैक्स लगती। अब समझ लीजिए कि यदि अगर आप मक्का मदीना जा रहे हो, तो कहने का मतलब है, ध्यान से देखिए, तो क्या कर रहा है, मक्का मदीना में जा रहे हो, अभी हिंदुस्तान हो गया, अभी देखो इंडिया हो गई। अब यहां से इंडिया से, अब दिल्ली से डायरेक्ट अब करते हो, सीधे जाते हो आप कहा, मक्का मदीना। मक्का मदीना में जाते हो आप कहा, सऊदी अरेबिया जाते हो। सऊदी अरेबिया में जाते हो आप, वहां पे मक्का मदीना पूजा के लिए जाते हो, तो यहाँ पे एक पाबंदी लग जाती है। गवर्नमेंट क्या करती है, यहाँ पे लगाने पर क्या करती है, टैक्स लगा देगी कि भैया यात्रा तो कर रहे हो, टैक्स दे के यात्रा करो। या कहीं भी अपने देश में किसी भी मस्जिद पे जा रहे हो, या किसी भी धर्म गुरु के रूप में जा रहे हो, या आप कहीं भी ऐसे आचरण के लिए जा रहे हो, जैसे माँ वैष्णो के लिए जा रहे हो, अब यात्रा के लिए जा रहे हो, उस पर गवर्नमेंट रेलवे का टैक्स लेने लगी, भैया यात्रा का टैक्स लेंगे हम, भैया उस पर लेंगे, ये चीज के लिए। तो इस चीज के रूप में क्या किया गया, हमारा संविधान आर्टिकल 27 बोलता है, उसमें प्रतिबंध लगा देती है कि कर नहीं लिया जा सकता। लेकिन जो भारत की धर्मनिरपेक्ष बनाने का कारण बनता है, करता है कि भारत को धर्मनिरपेक्ष बनाने करता है, सेकुलर। आप देखोगे सेकुलर भारत, इसी आर्टिकल के द्वारा सेकुलर शब्द को जोड़ा गया है। अब देखोगे सेकुलर शब्द को इसमें देखने को मिलती है, थोड़ा आपको क्षण देखने को मिलता है, जिसे बोलते हैं किसी व्यक्ति को धर्म के प्रचार प्रसार के लिए राज द्वारा कोई कर नहीं लिया जाएगा। अब देखो सेकुलर दो तरीके की होती है। एक होता है सेकुलर, आपको देखने को मिलेगी, एक होता है सेकुलर धर्मनिरपेक्ष, जिसे सेकुलरिज्म बोलते हैं, और इससे भी पंथ निरपेक्ष, इसे सेकुलरिज्म बोलते हैं। सेकुलर इंग्लिश में शब्द है जिसका दो अर्थ होते हैं, अलग अलग अर्थ दे दिया गया, एक धर्मनिरपेक्ष, एक हमारा क्या है, पंथ निरपेक्ष। तो हमारा सेकुलर जो हमारी संविधान दी है, तो किस तरह का, पंथ निरपेक्ष है। पंथ निरपेक्ष में आप क्या देखने मिलता है, ये देखो धर्मनिरपेक्ष के बाद देखो यूरोप की अवधारणा है, क्या यूरोप की अवधारणा। धर्मनिरपेक्ष क्या है, हमारा देश धर्मनिरपेक्ष नहीं है, आपको आगे बता देना, हमारा धर्म क्या है, पंथ निरपेक्ष है। ये चीज ध्यान दीजिए। बहुत लोगों को पता लगता है कि हमारा किस तरह का है, हमारा रिलीजन किस तरह की है, हमारा जो प्रचार है, हमारा मानने का अधिकार किस तरह का, धर्मनिरपेक्ष है। लेकिन आप लोग गलत याद किए होंगे, इस चीज को करेक्ट कर लीजिए। आगे चलते हैं, हम देखें पंथ निरपेक्ष बोलता है, ये बोलती है कि ये यूरोप से लिया, धर्मनिरपेक्ष लिया गया। राज क्या बोलती है, धर्मनिरपेक्ष में बोलती है राज्य कोई धर्म को नहीं मानेगी। देखिए धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष में बोलता है, धर्मनिरपेक्ष है, इधर पंथ निरपेक्ष है, तो धर्मनिरपेक्ष भी बोलता है कि राज्य का कोई भी धर्म नहीं होगा, और ये भी पंथ निरपेक्ष बोला राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। दूसरी चीज, और दूसरी फैक्ट बोलता है, अंतर क्या है, धर्मनिरपेक्ष बोलता है कि राज किसी को धर्म को सपोर्ट नहीं करेगी, आगे नहीं बढ़ाएगी। लेकिन पंथ निरपेक्ष वही क्या करता है, बोलता है कि सबको समान भावना से देखेगी। पंथ निरपेक्ष में सबको समान भावना देगी। यदि अगर हिंदू धर्म को कोई भी सुविधा दिया जा रहा है गवर्नमेंट से, उतना सुविधा अन्य धर्मों के प्रति दिया जाएगा। ये चीज बोलता है हमारा पंथ निरपेक्ष। ये हमारा, आपको धर्म निरपेक्ष क्या करती है, नकारात्मक शक्तियां रखती है, लेकिन पंथ निरपेक्ष हमारी सकारात्मक शक्तियां रखती हैं। ये चीजें ध्यान दीजिए।
अभी बस मत आपको जैसे बोलते हैं राज को न बढ़ाया जाए, असकारात्मक सहायता रखती है, ठीक है ना। अब देखो पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष की एक अवधारणा है जिसे बोला सर्वधर्म संभाव, सर्वधर्म संभाव। ये अवधारणा महात्मा गांधी के द्वारा भी दिया हुआ कि सर्वधर्म, सर्वधर्म, सब पूरे धर्म क्या है, एक समान है। ये क्या है, महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। इसी को इंदिरा गांधी सरकार द्वारा हमारा 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इससे हमें प्रस्तावना में, हमारे प्रीएम्बल में जोड़ दिया गया था। क्या जोड़ दिया गया था, प्रीएम्बल में जोड़ दिया गया था, प्रस्तावना में जोड़ दिया गया। ये चीजें जो हमें बोलता है पंथ निरपेक्ष। तो आज याद रखिएगा हमारा देश किस तरह का सेक्युलर है, जिसमें बोलते हैं पंथ निरपेक्ष, न पंथ निरपेक्ष है, धर्म निरपेक्ष नहीं है। ये चीजें ध्यान से आगे चलते हैं, ये चीजें कहीं डाउट नहीं चाहिए। आर्टिकल आप देखते हैं अनुच्छेद 28 कुछ शैक्षणिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा, धार्मिक पूजा, उपस्थिति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है। मतलब बोलता है कि कुछ शैक्षणिक संस्था में, कुछ विद्यालयों में बोला धार्मिक शिक्षा और धार्मिक पूजा की उपस्थिति का स्वतंत्रता बोलता है। कहने का मतलब है आप अपने स्कूल में कहीं ना कहीं पढ़े होंगे तो धार्मिक पूजा और पाठ करने और उसे मानने का अधिकार, शिक्षा लेने का अधिकार। जैसे कहने का मतलब है आप किसी स्कूल से पढ़े होंगे, क्या आप जिस स्कूल से पढ़े हो वहां पे हनुमान चालीसा पढ़ने का हक देती है सरकार, है कि नहीं है? संविधान क्या बात करती है? या आप किसी स्कूल में पढ़े तो कुरान पढ़ने के लिए जबरन आपको मजबूर कर सकती है आपकी स्कूल? इस पे क्या बोलती है संविधान? उसमें क्या लिखा गया, यही चीज लिखा अनुच्छेद 28 में लिखा गया है, जो कुछ शैक्षणिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा, धार्मिक पूजा में उपस्थिति स्वतंत्रता बोलता है। इससे इस अनुच्छेद को 3 खंडों में बांटा गया, जिसे बोलते हैं 28(1) के रूप में बांटा गया, जिसे बोलते हैं राज्य द्वारा रख रखाव शैक्षणिक संस्थाओं में धार्मिक पूजा पर प्रतिबंध लगेगी। मतलब कहने के यदि आपकी गवर्नमेंट स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है जिसका देख देखाव स्टेट गवर्नमेंट कर रही है या कोई गवर्नमेंट आपको नेशनल गवर्नमेंट कर रही है, केंद्र कर रही है या आपको राज्य कर रही है, तो उस रूप में आपको देखने को मिलेगी कि आप उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते, पूजा पाठ नहीं करा सकते, वो स्कूल पूजा पाठ नहीं करा सकती। इस पर प्रतिबंध है, ये चीजें प्रतिबंध है। जितना गवर्नमेंट स्कूल है उल्लंघन हो रहा है। यदि आपके स्कूलों में कोई भी टीचर आपके राष्ट्रगान के सिवा, यदि वंदे मातरम के सिवा, यदि राष्ट्रगीत के सिवा अदर कोई धार्मिक गीत गिला रहा है, तो वो देश के विरोध बात कर रहा है, वो क्या कर रहा है, संविधान के विरोध बात कर रहा है, अनुच्छेद के विरोध बात कर रहा है। उस पे अनुच्छेद 32 के तहत उल्लंघन, अनुच्छेद उल्लंघन के द्वारा उसे सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली जा सकती है। ये चीजें चलते हैं आगे। देखिए अनुच्छेद 28 बोलता है राज्य द्वारा प्रशासित हो, लेकिन किसी भी विशेष विन्यास अन्यास के लिए बना हो। अन्यास मतलब धार्मिक संस्था के लिए बना हो, के तहत स्थापित किया हो, और जिसे तो धार्मिक शिक्षा का अधिकार होगा। हाँ, ये भी बोलता है यदि प्राइवेट स्कूल है आपकी, यदि वहां पे आपको धार्मिक शिक्षा के साथ साथ आपको नेशनल शिक्षा भी देने का अधिकार लेता है और राज्य उसमें सपोर्ट देती है। आप स्पेशल उसी के लिए बनाया, जैसे गुरुकुल हो गया, मदरसे हो गया, जिसे मदरसे हो गया, गुरुकुल हो गया। तो ऐसे गुरुकुल, अब जैसे पतंजलि गुरुकुल हो गया, पतंजलि गुरुकुल हो गया, राज्य उसे सपोर्ट करेगी, लेकिन उसमें क्या गुरुकुल के द्वारा जो शिक्षा दीक्षा दी जाएगी इसके अनुसार दी जाएगी, उनके गुरुओं के द्वारा दी जाएगी, धार्मिक के अनुसार दी जाएगी, उसमें दिया जा सकता है। ये चीज बोलता है हमारा कौन सा, अनुच्छेद 28 बोलती है। अनुच्छेद हमारा 28(3) क्या बोलता है, राज्य द्वारा प्रसारित हो तो ऐसे शैक्षणिक संस्थाओं में उपस्थित व्यक्ति के लिए इच्छा पर धार्मिक शिक्षा दिया जाएगा, उसके परिवार से पूछा जाएगा। कहने का मतलब है, तात्पर्य ये है, ध्यान से देखिए कि आप किसी संस्था में पढ़ रहे हो और संस्था का देख देखाव प्रशासित कौन कर रहा है, राज्य कर रहा है, लेकिन आप वो संस्था वर्ल्ड स्कूल आपको चाहती है कि ये गीत गाओ और ये के मदरसे में ये कुरान पढ़ो, ये चीज पढ़ो, लेकिन वो आपको संविधान में ये हक दे दिया गया कि दबाव नहीं दिया जा सकता। जैसे किसी स्कूल में आप पढ़ रहे हो, किसी स्कूल में पढ़ रहे हो, आपको क्या करती है, राष्ट्रगीत गाया जा रहा है, या उसके बाद मान लो आप हनुमान चालीसा चल रही है, सरस्वती वंदना चल रही है, या कुरान चल रही है, इस तरह की कहीं भी अगर आपको धार्मिक स्कूलों में चल रही है, तो यदि अधार्मिक व्यक्ति है, जैसे आपको हिंदू तो इस्लामी है, तो उसमें हनुमान चालीसा पढ़ने पर पाबंदी देती है। कौन सा आर्टिकल, 3 अनुच्छेद 3 खंड बोलता है क्या, 28 खंड का बोलता है 3,
ये चीज के रूप में बोलती है। ये ध्यान से देखिए, ये हमारा कैटेगरी क्या हुआ, फिनिश हुआ। एक कैटेगरी के रूप में देखिए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार के रूप में देखने के लिए मिलता है हमें कैटेगरी, फंडामेंटल कैटेगरी 4 में रख दिया गया है, जिसमें हमें बोलता है राइट टू फ्रीडम ऑफ द रिलीजन की बात बोलता है, हमें आजाद है धर्म का प्रचार प्रसार करने का अधिकार। ठीक है, आजादी है, बहुत अच्छी संविधान में ये चीज लिखा गया। आप क्या कर सकते हो, अनुच्छेद 25 बोलता है अंतकरण धर्म का प्रचार प्रसार और पालन आचरण करने का अधिकार, अनुच्छेद हमें 25 दे देती है। कौन सा देता है, 25 दे देता है। ये चीजें हमने देखा। अनुच्छेद 26 देना धार्मिक धार्मिक प्रबंधन का अधिकार है, हमें धार्मिक कार्यों का प्रबंधन का अधिकार है, कार्य जो होगी प्रबंधन का अधिकार है। एक बोलता 25 बोलता है कि हमें प्रचार करने का अधिकार, वो बोलता प्रबंध करने का अधिकार, कौन सा, धर्म का प्रबंध करने का अधिकार 26। और 27 बोलता है हमारे देखने में किसी व्यक्ति पर, धर्म को मानने पर, धर्म का कार्य करने पर, धर्म की प्रचार प्रसार करने पर उस पर कोई किसी तरह का कर नहीं लगेगी, राज किसी तरह करने लगेगी, कार्य नहीं लगाएगी, ठीक है ना, कर लगाएगी, सॉरी टैक्स नहीं लगाएगी। ये चीज ध्यान दीजिए। अब देखो 28 बोलता है, 28 बोलता है कि हमें कुछ शैक्षणिक संस्था में क्या करा जाएगा, धार्मिक शिक्षा दीक्षा देने की अधिकार देती है 28। 25 याद कीजिए, सीधे सिंपल से याद कर लीजिए, बोलिए हमारे साथ। पहला धार्मिक शिक्षा का अधिकार कौन से बात करता है, हमारे आर्टिकल हमारी 25 से लेकर 28 तक बीच में है, जो फंडामेंटल राइट कैटेगरी 6 में है। तो 25 क्या बोलता है, हमें प्रचार करने का अधिकार अपने धर्म का, हिंदू धर्म से आप चाहे इस्लाम धर्म से, तो हमें प्रचार करने का अधिकार, हमें प्रबंध करने का अधिकार, हमें टैक्स देने का अधिकार नहीं, बोलता है हमें टैक्स देने के अधिकार नहीं है। और बोलता है हमारा 28 बोला अपने 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 धार्मिक का शिक्षा देने का अधिकार, सीधे बोलता है। ध्यान से देखिए, आप सीधे आप याद कीजिएगा अनुच्छेद 1 मिनट, तुरंत आपको याद होना जाना चाहिए। देखिए आपको राइट टू रिलीजन, राइट टू फ्रीडम एंड रिलीजन, RFE देख लीजिए। देखिए हमें क्या बोलता है, 25, 26, 27, 28। ये बोलता है धर्म, अब बोलता है धर्म का प्रचार प्रबंध और हमारा कर न देना, और बोलता है धर्म शिक्षा। बोलता है कि अगर आप किसी धर्म से हो तो पहले बोलता है हम प्रचार कर सकते हैं, देखिए बोलता है हम प्रचार कर सकते हैं, उसके बाद प्रबंध कर सकते हैं अपने धर्म को, या सभा बना सकते हैं, ध्यान दीजिए, प्रचार कर सकते हैं, प्रबंध कर सकते हैं, या कर नहीं देंगे, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने तो कर नहीं देंगे। और दूसरा बोलता है, तीसरा बोलता है 28 बोलता है हम अपने धर्म का शिक्षा भी दे सकते हैं दूसरे व्यक्ति को, तुम नहीं रोक सकते हो। ये चीजें तो कुछ कैटेगरी में रोका गया है, तो ये चीजें आपको याद हो जाना चाहिए। 25 बोलता है प्रबंध, 26 बोलता है 25 बोलता है प्रचार, 26 बोलता है प्रबंध, आपको 27 बोलता है कर न देना, 28 बोलता है शिक्षा देना, धार्मिक शिक्षा देने की बात करता है। अब देखिए हमारा आगे चलते हैं, लेट न करते हुए चलते हैं हम, देखिए फंडामेंटल राइट कैटेगरी 5 चलते हैं, फंडामेंटल राइट कैटेगरी 5 चलते हैं। देखिए ध्यान से देखिए आप, जिसे बोलता है सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधित अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। हम तो धार्मिक शिक्षा अधिकार हो गए, समानता का अधिकार पढ़ लिया हमने, स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ लिया हमने, और हमने देख रहे हैं कि हमें, अब देख रहे हैं हमारी क्या है, ये धर्म की शिक्षा का अधिकार हमने देख लिया। अब हमें देखें संस्कृति एवं शिक्षा संबंधित अधिकार को देखेंगे। बोल रहा है कि संस्कृति, कल्चर, हर धर्म का अलग अलग कल्चर होती है, तो कल्चर को भी मानने का अधिकार किस तरह देती है, संविधान में बारीकी से लिखा गया है, हर किसी को देखते हुए है, बोला गया धर्म से विरोध नहीं किया जाएगा। अब जो कम धर्म के लोग हैं, जो कम है, कल्चर भी देखा जाएगा कि कल्चर का भी विरोध ना हो, राज कल्चर को दबाने की कोशिश ना करे। बोला कि जातिवाद से ना दबाने की कोशिश करे, बोले कि नहीं किसी व्यक्ति को ठीक ना दबाव ना करे, उसके जीवन को इतना रोके ना कि वो अपने जीवन को सांस लेने में मजबूर हो जाए। ये चीज बोलता है, संविधान एक बारीकी से लिखा गया है। संविधान लिखने वाले को आप लोग सलूट करना चाहिए कि संविधान लिखने वाले कितने महान थे। आपको देखिए कि महान क्या थे, ये चीजें इसलिए महान थे कि आज भी आपको देखने पड़ेगा हिंदुस्तान की संविधान को आज भी इतनी बेहतरीन तरह से लिखा है कि हिंदुस्तान की अखंडता बनी रही है, बनी रही है। आज अखंडता कभी भी हिंदुस्तान की नहीं टूटी है। अभी नेपाल में, तत्काल में नेपाल में अखंडता तो उसकी टूटी, अपने पड़ोसी देशों को देखो, श्रीलंका, मालदीव, पाकिस्तान, नेपाल, अफगानिस्तान, म्यांमार, इस जगहों पे क्या की गई है, हमें देखने को मिलेगा अखंडता उनकी टूट गई है, संप्रभुता टूट गई है।
ये चीजें हमारे संविधान की इतना बेहतरीन खासियत है। ये चीजें ध्यान से देखिए, सब धर्म को अपनाने की बात करता, आपको कोई धर्म को मानने की बात नहीं करता कि आप अपने धर्म को प्रति आप मान नहीं सकते हो, आप मानिए खुद से, लेकिन अब जबरन किसी धर्म को अपनाने के मजबूर नहीं कर सकते हैं। ये चीजें ध्यान दीजिए। अब संस्कृति एवं शिक्षा संबंधित अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, आर्टिकल इसमें 29 और 30 है। कल्चर एंड एजुकेशनल, उसको कल्चर को एजुकेशनल। अब देखो अल्पीकरण, अब इसमें देखो अनुच्छेद 29 बोलता है अल्पसंख्यक वर्गों के लिए हितों में संरक्षण की बात करता है। राइट टू इन द प्रोटेक्शन इन द माइनॉरिटी की बात करता है। माइनॉरिटी क्या होती है? अल्पसंख्यक। आप देखिए अल्पसंख्यक के बारे में सोचते हैं कि क्या अपने ब्रेन में चलता होगा अल्पसंख्यक क्या होती है, माइनॉरिटी क्या होती है। ध्यान से देखिए अल्पसंख्यक के बारे में, वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग क्या होता है, ध्यान से देखिए। अल्प मतलब हल्का, हल्का, और संख्या मतलब जनता, जनता का हल्का और जनता क्या कम। जैसे किसी भी चीज में कम होना, कहने का मतलब है ध्यान दीजिए, तो अमेरिका में आप रह रहे हो तो अमेरिका में रहने वाले लोग क्या करेंगे? अल्पसंख्यक कहलाएंगे, माइनॉरिटी कहलाएंगे। क्यों कहलाएंगे? क्योंकि बहुत कम संख्या में रह रहे हैं। उनके लिए भी संविधान क्या बोल रही है? अलग से अधिकार दे दिया गया। अल्पसंख्यक दो तरीके से देखा, स्तर, राज्य के स्तर पर भी देखा जाता है और नेशनल के स्तर पर देखा जाता है। राष्ट्र है, राष्ट्र में हमें देखा जाता है अल्पसंख्यक के रूप में बांटा गया है। क्या हमें बौद्ध, जैन, पारसी, सिख, ईसाई और हमारा टीना देखने को मिलता है आपको, और इस्लामी। और लेकिन हिंदू धर्म, जो हिंदू धर्म है सर्वश्रेष्ठ धर्म है, जो हिंदू धर्म है 80 करोड़ जनसंख्या के रूप में देखने को मिलता है। हिंदू धर्म में देखने को मिलता है आपको, हिंदू धर्म के लोग क्या है? अल्पसंख्यक नहीं है, बहुत संख्यक है। उन्हें बहुत संख्यक, बहुत मतलब बहुत संख्या में है, अल्पसंख्यक मतलब बहुत कम संख्या में है। तो अल्पसंख्यक के लोग रूप में आपको देखने मिलेगी 6 रूप में देखने मिलेगी। बौद्ध, जैन, पारसी, सिख, ईसाई आपको मिलेगा, एक आपको इस्लाम मिलेगी। ये चीज देखने को मिलेगी। आगे चलते हैं, हमारा चलते हैं ये चीजें। तो बोलता है प्रत्येक व्यक्ति को अपने भाषा, लिपि और संस्कृति को संरक्षण करने का अधिकार। कहने का मतलब है यदि मान लीजिए, जैसे आप ध्यान सुनिए, अमेरिका में है, अमेरिका में आपके रिश्तेदार रह रहा हो, अब बोल रहा कि वहां पे पूजा पाठ करना है, अब पूजा पाठ करना है, अब वहां की गवर्नमेंट मना कर देती है। तो गवर्नमेंट मना कर दे तो कल्चर को प्रतिबंध लगाती है, लेकिन वहां की प्रतिबंध लगा सकती है। लेकिन हमारे अनुच्छेद में साफ साफ आर्टिकल 19 में बोल दिया गया, 19A में बोला गया, 29 में ए में बोल दिया गया, प्रत्येक व्यक्ति को अपने भाषा, लिपि और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार है। अपना क्या कर सकती है? संस्कृति बचा सकती है, अपना नृत्य बचा सकती है, अपनी भाषा बचा सकता है, अपनी लिपि कर सकती है। ये कौन सा अनुच्छेद देता है? 29 देती है। 29 बोलती है, ये चीज के लिए बात करती है। अब बोलता है 29 बोलता है राज्य द्वारा प्रशासित शिक्षा संस्थान में प्रवेश लेने वाले अल्पसंख्यक की भाषा, लिपि, जाति, वंश आदि के भेदभाव नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब ध्यान दीजिए, हमने 29A बोला कि मान लीजिए कि इस्लाम है, मान लीजिए बौद्ध है, जैन है, अब जैन अल्पसंख्यक के लोग हैं, अब पारसी, मान लीजिए पारसी लोग हैं, अब मान लीजिए आपको ईसाई लोग, ईसाई के लोग आप देखोगे, ईसाई क्या यूरोपीय कंट्री के लोग, अगर ईसाई धर्म के लोग रहते होंगे, अब हिंदू धर्म के लिए स्कूल है, हिंदू धर्म में बहुत संख्या है तो हिंदू धर्म के बच्चे बहुत मिल जाएंगे, आपको देखने मिलेगा। मान लीजिए इस चीज के लिए स्कूल हो गई, स्कूल हो गई, स्कूल में क्या किया? बहुसंख्यक, बहुसंख्यक में कौन रह रहा है? हिंदू रह रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं कि ये हिंदू रह रहे हैं, हिंदू के बच्चे हैं, ध्यान समझेंगे तब आप मेंस को लिख पाएंगे, नहीं तो मेंस नहीं निकल पाएगी आपको। ये प्री के लिए नहीं है, ये चीज ध्यान दीजिए। अब मान लीजिए ये क्या बोलता है? ईसाई बोलता है, ठीक है। ये क्या करता है? इसमें आने की कोशिश करता है, इस स्कूल में आने की कोशिश करता है, तो उसमें क्या बोलता है कि इसे क्या बोल रहा है? इसे क्या बोलता है? 1929 ने दो क्या बोलता है? राज्य द्वारा प्रसारित, ठीक है, ये स्कूल संस्था में यदि कोई प्रवेश अल्पसंख्यक भाषा का, लिपि और भाषा जाति के लिए भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन इसे ये तरह के इस व्यक्ति को जो ईसाई धर्म का है, उसे इस व्यक्ति पर नहीं किया जाएगा तुम ईसाई धर्म की हो, तुम्हारी धर्म अलग है,
तो उससे तुम्हें स्कूल में प्रवेश नहीं किया जाएगा। राज ऐसे नहीं कर सकती, स्कूल भी ऐसी नहीं कर सकती है। इसमें पाबंदी लगाने के लिए कौन बोल दिया? अनुच्छेद कौन सा विरोध कर देता है? 29(2) का बोलता है। लेकिन 29(1) बोलता है प्रत्येक व्यक्ति को अपनी समाज के प्रति, ठीक ना, समाज में अपना धर्म और भाषा मनाने का अधिकार है उन्हें। ये चीजें ध्यान से देखिए। अब देखिए, हम देखिए बहुसंख्यक में देख लिए। अब हम देखेंगे अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक में हम देखेंगे, अल्पसंख्यक में देखेंगे आपको दो स्तर बताया था, एक राज्य स्तर बताया था, एक हमने राष्ट्र स्तर। राज्य स्तर में क्या किया था? हमें भाषाई आधार पे और धर्म के आधार पे बांटा गया है। जैसे हमें देखने मिलेगी, आपको नॉर्थ में जाओगे, ठीक ना, अगर नॉर्थ के बाद जाओगे तो नॉर्थ में आप ऊपर जाओगे तो कश्मीर में आपको देखने मिलेगी, हिमाचल प्रदेश में देखने मिलेगी, कश्मीर, जम्मू कश्मीर देखने मिलेगी कि अल्पसंख्यक में हिंदू है। जरूरी नहीं कि हिंदुस्तान में बहुत संख्यक में हिंदू है। तो वो राज्य आगे जाओगे, जम्मू कश्मीर देखो तो वहां के राज्य में देखने को मिलेगी आपको कि हमारा बहुसंख्यक में आपको अल्पसंख्यक में हिंदू देखने को मिलते हैं। अब दूसरे इस्लाम उसमें बहुसंख्यक में है और दूसरे धर्म अब अल्पसंख्यक में। इस तरह देखने को मिलेगा। अब नागालैंड चले जाओ, मणिपुर चले जाओ, आपको सिक्किम चले जाओ, अब आप चले जाओ अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप चले जाओ, इन जगहों पे जाओगे तब हिंदुओं का क्या अल्पसंख्यक में है, बहुसंख्यक में नहीं है। बहुसंख्यक का मतलब होता है कि आपके बहुत जनसंख्या एक ही धर्म की हो, एक ही भाषा की बोलती हो, तो बहुसंख्यक बोलते हैं। ये चीजें आई बात समझ आपको इस तरह की। तो अब भाषाई आधार पे कहने का मतलब है, ध्यान से जी, पंजाब में, अगर पंजाब क्षेत्र, पंजाब राज्य हो गया, पंजाब में दो भाषा बोली जाती है, सिंधी बोली भी जाती है, वहां पे बोली जाती है पंजाबी। अब पंजाबी बहुसंख्या में बोली जाती है। अब जो सिंधी है भाषा, सिंधी को अगर मना कर दिया जाए वो भाषा को कि नहीं आप नहीं बोल सकते हो, यहाँ रह नहीं सकते हो, ऐसे बोलने वाले नहीं रह सकते हो, तो इस पे क्या करेगा अनुच्छेद हमारा, क्या करती है 29(2) लगाता है, 2 लगाता है। उसमें बोलता है कि नहीं अपने भाषा को, लिपि को प्रचार कर सकता है। जैसा भी कांड चल रहा है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में बोलता है हमारी भाषा को बोलो, जबरन प्रतिबंध लगाया जा रहा है कि नहीं हमारे भाषा को नहीं बोलोगे, जबरन जोर दिया जा रहा है कि नहीं बोलोगे, कि पटना बिहार और बिहार के लोगों को कि नहीं है तुम मराठी भाषा बोलो, अन्य राज्यों को लोगों को भी मराठी भाषा की बात दबाव दिया जा रहा है। लेकिन ये क्या कर रहा है? राज कर रही है, देश के विरोध कार्य कर रही है। इसके लिए क्या करना चाहिए? राज, सब व्यक्ति को उठना चाहिए। किस तरह उठना चाहिए? अनुच्छेद 32 के तहत आज पढ़ोगे, कहाँ जाना है, किस तरह जाना है, यदि ऐसे राज करती है, उल्लंघन करती है तो हम कहाँ जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट तुरंत उससे चुटकी बजा के नीचे गिरा देगी। ये याद रखिएगा मेरी बात, ध्यान से देखिए। आगे चलेंगे तब आपको पता चलेगा। अनुच्छेद 30 क्या बोलता है? अल्पसंख्यकों को शिक्षा और संस्था किसी स्थान पर उनकी संचालन आर का अधिकार है। कहने का मतलब अल्पसंख्यक को शिक्षा संस्थाओं की स्थापना एवं उनका संचालन का अधिकार है। कहने का मतलब है जो अल्पसंख्यक लोग हैं अपनी शिक्षा संस्था बना भी सकते हैं, संचालन कर सकते हैं। ये हमारा 30 बोलता है। 29 बोलता है, सीधे बोलता है कि हमें अल्पसंख्यक वर्ग के लिए संरक्षण की बात कर, रक्षा करेगी। अनुच्छेद 29 बोलती है हम रक्षा करेंगे। और 30 बोलती है कि नहीं अल्पसंख्यक के लोग क्या कर सकते हैं, अपने धार्मिक, अपनी अल्पसंख्यक बोलती है कि हम शिक्षा संस्था को स्थापित भी कर सकते हैं और प्रचार भी कर सकते हैं उसका, ठीक है, और क्या करेंगे संचालन भी कर सकते हैं, संचालन भी कर सकते हैं। ये कौन सा बोलता है? 30 बोलता है। ये कैटेगरी हमारा 30 में क्या बोलता है? 30 में खंड में हमें देखना, 3 खंड में देखने मिलेगा। इसमें देखने मिलता है 30A एक बोलने मिलता है धार्मिक और भाषा। ध्यान से देखिए, धर्म या भाषा के पर आधारित अल्पसंख्यक वर्गों को अपने रुचि के अनुसार शिक्षा संस्था में स्थापना और प्रचालन का अधिकार है। ये चीजें भाषा और धर्म के आधार पर कोई भी धर्म अपना क्या कर, अल्पसंख्यक धर्म अपना क्या कर सकता है? स्कूल खोल सकता है, शिक्षा संस्था खोल सकता है, ये चीज करता है। याद है? 38 का 1 का बोलता है हमारा, ये देखिए 44 अमेंडमेंट 1978 में हमें देखने मिला अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित प्रशासित शिक्षा संस्था में संपत्ति के अनिवार्य अर्जन के लिए राज्य द्वारा सुनिश्चित करेगा कि रकम इतना हो कि वह संतुष्ट हो। ध्यान से देखिए, ये बहुत बड़ी चीज है, ये मेंस के लिए। अगर हमें पढ़ाना रहता है, याद रखिए, यदि हमें शॉर्ट में पढ़ाना रहता है तो हम शॉर्ट में चले जाते। हम बोल देते 25 क्या बोलता है, 26 क्या बोलता है, 27 क्या बोलता है, 28 क्या बोलता है, 29 क्या बोलता है, 30 क्या बोलता है, 31 क्या बोलता है, 32 क्या बोलता है, इससे आकर तुरंत खत्म कर देता, मैं शॉर्ट में खत्म कर देता। लेकिन ये मेंस के लिए नहीं है, ये क्या है, ठीक ना, प्री पेपर के लिए नहीं है, ये आपको ज्ञान बढ़ाने के लिए है। ये क्लासें आपको आपके मस्जिद पर छोड़ देगी। यदि मैं शॉर्ट में जल्दी बताऊं तो आपको कम से कम 1 मंथ तक ही याद रहेगा, 2 मंथ तक याद रहेगा। लेकिन आपको यदि
मैं इस चीज को पढ़ा दूं, लेकिन आपको हमेशा के लॉन्ग टाइम के लिए याद रहेगा कि आर्टिकल सर ने क्या पढ़ाया। तीसरा देखने को मिलती है, आपको कहने का तात्पर्य है कि हमें एक का बोलता है क्या, अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित। यदि कोई अल्पसंख्यक के लोग अपनी क्या मदद से, मान लीजिए आप कोई राज्य में रहे, उत्तर प्रदेश में रहते हैं, जो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा हिंदू धर्म में रह रहे, बहुत संख्यक में रह रहे, वहां पे कम संख्या में बहुत संख्या आपको अल्पसंख्यक में लोग रह रहे हैं, इस्लाम रह रही है। इस्लाम क्या करती है, अपनी मदरसे खोलती है, मदरसे बनाती है। मदरसे क्या करता है, अब देखेंगे मदरसा क्या करता है, ध्यान दीजिए। मदरसा में होता क्या है, शिक्षा, अपनी कुरान के बारे में पढ़ाने की बात करती है। अब क्या बोलती है, कुरान के बारे में पढ़ाने करती है, ध्यान से देखिए। अब क्या किया, मदरसे बन गया। मदरसे क्या होती है, अचानक आज मदरसे से क्या होती है, एक हाईवे निकलने लगती है, एक रास्ता निकलने लगता है, राज क्या निकालने लगती है, रास्ता निकालने लगती है। तो वो मदरसे या मंदिर या मस्जिद या गुरुकुल को या कोई भी धार्मिक अल्पसंख्यक लोगों को यदि अगर वहां से राज्य निकाल रही है, हाईवे निकाल रही है, सार्वजनिक क्षेत्र में वहां पे कुछ बना रही है, तो उस रूप में अल्पसंख्यक लोग से पूछना होगा कि आप किस तरह का भुगतान लेना चाहोगे। वो संतुष्ट होना चाहिए कि नहीं, आपसे संतुष्ट होना है, आपके रकमों से संतुष्ट होना चाहिए। इसे कब खोया गया, अमेंडमेंट 1978 में जोड़ा गया। इसे मोरारजी देसाई की सरकार में जोड़ा गया। ये चीज ध्यान दीजिए, जनता पार्टी सरकार थी, आई थी, आपको देखने में मिलती ये चीजें। तो ये अल्पसंख्यक द्वारा प्रसारित शिक्षा संस्था में संपत्ति का निवारण के राज्य द्वारा सुनिश्चित करेगा कि रकम इतना हो कि वो संतुष्ट हो जाए। मतलब अल्पसंख्यक लोग को इतना ही रकम देना चाहिए कि वो संतुष्ट हो जाए। अगर असंतुष्ट होते हैं तो यह अनुच्छेद क्या करता है, 30A के द्वारा विरोध हो जाती है, प्रतिबंध लगा दिया जाएगा, वो हाई कोर्ट में याचिका डाल दिया जाएगा। और 30A(2) क्या बोलता है, खंड क्या बोलता है, राज्य द्वारा प्रसारित शैक्षणिक संस्था में भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए कि वो अल्पसंख्यक प्रबंधक में है। राज्य प्रशासन में किसी भी संस्था में, अगर राज्य संस्था में हो रही है तो राज्य प्रशासित शैक्षणिक संस्था में भेदभाव नहीं करना चाहिए कि वह अल्पसंख्यक है। मतलब कहने का मतलब है, मदरसे है या कोई भी गुरुकुल है, गुरुकुल बड़ा हो गया, मदरसे हो गया, मठ हो गया, बौद्ध मठ हो गया, जैन मठ हो गया, तो उनके रूप में क्या करेगी, राज्य सरकार नहीं बोलेगी कि नहीं मैं तो बहुसंख्यक में हिंदू धर्म रही है, उन्हीं को हम ज्यादा सपोर्ट करें। नहीं, वो सबको समान सपोर्ट देने की बात करेगी, उनके साथ भेदभाव नहीं कर सकती। ये चीजें ध्यान दीजिए। हम कैटेगरी क्या देख लिए, हम कैटेगरी 5 को देख लिए, ध्यान दीजिए। हम कैटेगरी क्या दिया, 4 को देख लिए, 4 खत्म हो गया, हम कैटेगरी 5 को देख लिए। ये देखिए ध्यान से, ये 5वां फंडामेंटल राइट की कैटेगरी 5 देख लीजिए, जिससे हमारा क्या बोलता है, 29 क्या बोलती है, हमारा अल्पसंख्यक वर्ग के संरक्षण की बात करता है। 30 बोलता है क्या, हमारा अल्पसंख्यक के शिक्षा संस्था का स्थापना और प्रसारण की बात करता है। ये चीजें ध्यान दीजिए। हमने क्या किया, यहाँ से देखिए एक बार रिवाइज करते रहिए। हमें अनुच्छेद हमें क्या बोला, 25 याद, 25 से लेकर 28 तक याद होना, 30 तक याद होना, 5 अनुच्छेद याद होना। 25 बोलता है धर्म का प्रबंध करने, प्रचार करने का अधिकार, धर्म का प्रबंध करने का। 26 बोलता है, 27 बोलता है हमारा धर्म के रूप में प्रचार प्रसार में कर नहीं दिया जाएगा। 28 रूप में बोला जाता है, 28 बोलता है कि हमारा धार्मिक संस्थाओं का स्थापना की बात करता है। और हमारा 29 बोलता है कि अल्पसंख्यक के लोगों की संरक्षण की बात करता है। 29 बोला अल्पसंख्यक शिक्षा संस्था का स्थापित की बात करता है। दोनों में अंतर ध्यान दीजिए। ये 28 भी ये चीज बोलता है, शिक्षा संस्था की में धार्मिक शिक्षा और धार्मिक पूजा की बात करता है। अल्पसंख्यक की शिक्षा संस्था में स्थापना की बात करता है, ये भी स्थापना की बात करता है, ये भी स्थापना की बात करता है। वो धार्मिक स्थापना की बात करता है, ये अल्पसंख्यक स्थापना की बात करता है, ठीक ना। ये चीजें माइनॉरिटी की बात करता है। अब देखिए कैटेगरी हमारा क्या आ गया, कैटेगरी आ गई हमारा, ये है कैटेगरी 6। अब बहुत जरूरी है कैटेगरी, ऐसे बहुत लोग नहीं पढ़ाते हैं, निकल गया क्योंकि 44 अमेंडमेंट द्वारा 1978 में इसे क्या किया, रिमूव कर दिया गया, ठीक ना, रिमूव कर दिया गया। इससे बोला जाता है राइट टू आपको, ठीक ना, राइट टू आपको बोला गया था। इसमें संपत्ति की बात है बोली गई थी, संपत्ति मतलब बोली गई थी, याद ध्यान दीजिए, ध्यान देखिए। संपत्ति का अधिकार बोले कैटेगरी राइट टू, कैटेगरी में 6 बोला गया संपत्ति का अधिकार बोला गया। ये संपत्ति का अधिकार बोला गया, इसे 3 खंडों में बांटा गया। अनुच्छेद 31 को 1, 2, 3 खंड में बांटा गया, ध्यान से देखिए। इससे 44वां संविधान संशोधन 1948 के द्वारा, 1978 के द्वारा, 78 के द्वारा उसे क्या किया गया, कानूनी अधिकार बना गया। कहाँ डाल दिया गया उसे, आपको संविधान के भाग 12 में 300 के अंतर्गत उसे सम्मिलित कर दिया गया। ये ध्यान दीजिए।
ये ध्यान दीजिए। अब देखिए अनुच्छेद 31 ए क्या बोलता है, चुनौती नहीं दिया जा सकता। बोला है कि इससे कब जोड़ा गया, फर्स्ट अमेंडमेंट 1971 में। बोला गया 31 ए को संपत्ति का अधिकार था। संपत्ति का अधिकार का मतलब है कि अनुच्छेद, जब हमारा संविधान बनकर रेडी हुआ था आपको 26 नवंबर 1949 में, अब आपको लागू भी हुआ 1950 में, जब 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ, तो उसको रूप में हमें देखने की मिलती है कि एक अधिकार और था जो फंडामेंटल राइट कैटेगरी 6 में रखा गया था, जिसे राइट टू आपको बोलते हैं संपत्ति का अधिकार को बोलते हैं, संपत्ति का अधिकार बोलते हैं। जो संपत्ति का अधिकार बोलता है कि सब व्यक्ति को अपने संपत्ति रखने का अधिकार है। तो उसमें क्या हुआ कि सरकार देखती है कि कुछ लोगों के पास बहुत ज्यादा संपत्ति है, किसी जमींदार के पास 500 एकड़, 1000 एकड़, 10,000 एकड़, इस तरह जमींदारों पे। अब व्यक्ति अमीर थी, गरीबों के साथ शोषण हो रहा था, तो राज्य क्या करती है, केंद्र सरकार क्या करती है, उसमें संशोधन करती है, संशोधन कर देती है। क्या करती है, संशोधन करती है, बोलती है कि उसने बोलता है कि हम अमेंडमेंट लाते हैं कि भूमि सुधार के रूप में लाते हैं, भूमि सुधार लाती है। तो भूमि सुधार लाती है, बोलती है फर्स्ट अमेंडमेंट ला देती है 1951 ला देती है। यही से चुनौती बहुत ज्यादा होती है। जमींदार क्या कर लेते हैं, उनके पास संपत्ति धन था और डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाल देते हैं 31 के द्वारा, जो केशवानंद हो गया, ठीक है, गोपालाचार्य हो गया। तो इस तरह के केस देखने को मिलती हैं। आगे हम चलेंगे कि हमारा अनुच्छेद 32 आपको देख लो, अनुच्छेद आपको 13, अनुच्छेद 369 किस तरह टकराया है, इस तरह देखने को मिलेगी, टकराया या किस तरह चुनौती। तीसरे में बोलता है कि अनुच्छेद यदि 31 आपको संपत्ति का अधिकार देता है, तो हम उसमें एक खंड डाले हैं, 31 डाले हैं, जिसमें बोलता है कुछ मामलों में चुनौती नहीं दी जा सकती है। क्या नहीं दी सकती है, फर्स्ट अमेंडमेंट में जोड़ा गया था, जैसे राज कोई सार्वजनिक कार्य के लिए कोई संपत्ति रखती है, आपको हरण करती है, उसमें चुनौती नहीं दी जा सकती है। अखंडता के मामले में आती है, संपत्ति ग्रहण की बात होती है, उसमें नहीं किया जा सकता चुनौती। ये चीजें ऐसी चुनौती को हमेशा बनी रहेगी। अभी क्या किया इसमें, ये फर्स्ट अमेंडमेंट में किया गया, लेकिन इसी को आपको हटा दिया गया। ध्यान से देखिए, किया गया 44वां संविधान पूरी तरह खत्म हो गया। और दूसरी बोली 9वीं अनुसूची बोली गई। 9वीं अनुसूची फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 में जोड़ा गया, ये भी 51 में किया गया। ध्यान से देखिए, राइट टू मनी, देखिए राइट टू मनी, मनी की बात करता है, ध्यान दीजिए, पैसे की बात करता है, ठीक है, संपत्ति की बात करता है, ध्यान दीजिए ये चीजें। तो ये ध्यान से देखिए, आपको 31 ए बोल दिया कि चुनौती नहीं दिया सकता, फर्स्ट अमेंडमेंट लाया गया 1951 में लाया गया। 31 का बोलता है, 2 बोलता है, ये बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी। इसमें क्या क्या 9वीं अनुसूची ला दिया गया। आज हमें वर्तमान में 12 अनुसूची देखने को मिलती है। आने वाले क्लास में 12 अनुसूची के बारे में डिटेल होना पता होना चाहिए। 9वीं अनुसूची जोड़ा गया। 9वीं अनुसूची संविधान का एक अलग पन्ना होता है जो अनुसूची के रूप में ज्यादातर 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। फर्स्ट अमेंडमेंट में 1951 में जोड़ा गया। इसमें क्या किया गया कि न्यायपालिका विधायिका कार्यपालिका के अंदर नहीं हस्तक्षेप कर सकती है। ये चीजें, ये ध्यान दीजिए। 9वीं अनुसूची क्या बोलती है, 9वीं अनुसूची के अंतर्गत ला दिया गया। क्यों रखा गया, क्योंकि मूल अधिकार ऐसे थे, जमींदारों की जो संपत्ति अधिग्रहण कर रहा था, तो अनुच्छेद 31 के तहत वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में याचिका डालने चले जाते थे। तो उसके तहत तो क्या किया, संसद ने एक बिल पास हुआ, जैसे अमेंडमेंट, फर्स्ट अमेंडमेंट के द्वारा 9वीं अनुसूची में रखा गया, जो 31B के द्वारा रखा गया, या 31(2) के द्वारा रखा गया, खंड के द्वारा, जिसमें 9वीं अनुसूची रखी। 9वीं अनुसूची में रखा गया क्या कि न्यायपालिका हस्तक्षेप नहीं कर सकती है कार्यपालिका विधायिका में, क्योंकि ऐसे अब न्यायपालिका विधायिका कुछ भी कानून बना सकती है, हस्तक्षेप नहीं कर सकती है, ये चीजें। तो इसमें क्या हुआ, बहुत दिनों से केस चलती रही। इसे कब खत्म कर दिया गया देखने को मिलेगा, तो मूल अधिकारों का इसमें हनन होगा, मूल अधिकारों का हनन होगा और मूल अधिकार कम होने लगे। क्योंकि अगर न्यायपालिका, आपको पता है कि मूल अधिकार का रक्षक कौन करता है, पहले क्लास में बता दिया, रक्षक कौन है, तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट है। तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट अगर मूल अधिकार को नहीं देखेगी तो क्या करेगी, विधायिका ऑटोमेटिक कानून कोई भी एक्ट बना के मूल अधिकारों को कम कर सकती है। ये चीज है, तो ये कम करने के कारण आज मूल अधिकार है ये चीज के लिए, लेकिन वो बाद में चेंज कर दिया गया, 44वां संविधान समाप्त किया गया। अब देखिए 31(3) क्या बोलता है, 25वां संविधान संशोधन द्वारा लाएगा 39 ख का मूल अधिकार का प्रबंधन किया करने के लिए, मतलब
मुफ्त में शिक्षा, मुफ्त में क्या करने की बात करती है 39 से हम जब पढ़ाएंगे तो ये क्या बोलते हैं, पुरुष और महिला को समान वेतन की बात करता है। और 19 बोलता है कि सबके लिए समान कानून की व्यवस्था करी जाए, निःशुल्क कानून की बात करता है। जब हम बढ़ाएंगे तब ये चीज करेंगे, 71 में जोड़ा गया ये चीजें। अब इसे बोला मूल अधिकार को, ये बोला गया एक अधिकार को मूल अधिकार के लिए देखने के लिए बात की गई। 19 जब 25वां संविधान संशोधन हुआ 1971 में, तो हमें 29 का ख को क्या बोला गया कि इससे अनुच्छेद को डीपीएसपी है, राज्य के नीति निर्देश तत्व है, लेकिन इस अनुच्छेद को 39 अनुच्छेद को इसे क्या देखा जाए, मूल अधिकार के रूप में देखा जाए, एक ही अनुच्छेद लिया जाए। ठीक है, ये चीजें ध्यान से रखिए। अब हमने अनुच्छेद को ये 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा समाप्त कर दिया गया, ये फिनिश कर दी गई। अब देखिए ध्यान से, सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी 3 फंडामेंटल कैटेगरी 7 चल रहा है, जिसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार बोला जाता है। ध्यान देखिए, जिसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज क्या होती है, देखिए अब 32 बोलता है, अनुच्छेद 32 क्या बोलता है ये ध्यान देखिए। इससे जानने से पहले क्या है, तो बी आर अम्बेडकर ने क्या बोला इसके बारे में, तो उन्होंने बोलते हैं कि यदि कोई पूछे हमसे, बी आर अम्बेडकर जी बोलते हैं कि यदि हमसे कोई पूछे कि कौन सा अनुच्छेद, संविधान का कौन सा अनुच्छेद के बिना संविधान शून्य है, तो उसे मैं 32 बोलूंगा। उन्होंने क्या बोला, बी आर अम्बेडकर ने, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने आत्मा और हृदय भी बोला, अनुच्छेद 32 को हृदय बोला, आत्मा बोला, इसके बिना व्यर्थ है, संविधान का रहना भी व्यर्थ है। क्यों व्यर्थ है, क्योंकि यदि आपको ध्यान से देखिए, यदि आप इतना तो फंडामेंटल राइट हो गया, इतना तो दे रहा है, लेकिन उसका उल्लंघन होता है तो आप कैसे जाओगे, कहां जाओगे। जैसे आप किसी को, अगर आपके साथ गलत होता है तो पुलिस स्टेशन जाते हो, पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हो, पुलिस स्टेशन क्या करती है, उसके न्याय करती है, समीक्षा करती है, जांच करती है, उसके बाद क्या करती है, ये चीज जानेंगे। तो इसी तरह क्या करती है कि यदि आपके मूल अधिकार का उल्लंघन होता है तो कहां जाओगे, तो हाई कोर्ट कैसे जाओगे, हमारे सुप्रीम कोर्ट कैसे जाओगे, तो हमारे ये चीज की बात करती है। तो बी आर अम्बेडकर ने बोला, इसीलिए बोला हृदय, इसके बिना व्यर्थ है, क्योंकि वो नहीं रहेगी, मतलब समाधान नहीं है। हम तो बता रहे हैं कि ये सही होगा, ये ऐसे काम करेंगे, ऐसे करेंगे, जैसे राजनेता बताते हैं हम ये करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, लेकिन नहीं करने पर क्या दंड दिया जाएगा, अगर वो चीज प्रक्रिया नहीं रहेगी तो क्या मतलब है, उसका कहना ना करना व्यर्थ है। ये चीजें ध्यान दीजिए, संविधान का व्यर्थ है, तो संविधान व्यर्थ है, ये चीज ध्यान दीजिए। ये चीजें बाकी राज तो चली रही थी, राज्य व्यवस्था के लिए ये हमारा मूल अधिकार है, जो नागरिकों को अधिकार देता है कि जीवन जीने की बात करता है, सम्मानजनक जीवन जीने की बात करता है, ये चीज ध्यान दीजिए। और उसमें बोला कि हमें देखने मिला आत्मा हृदय बोला गया, इसमें खंड में देखने मिला 32 में 1 2 3 4 खंड में बांटा गया, कितना 4 खंड में बांटा गया। ये देखो सीधे डायरेक्ट 32 को पढ़ा दिया जाता है कि नहीं 32 क्या है, रीट है, रीट भर नहीं है इसमें, रीट भर नहीं है, यहाँ पे ध्यान देखिए, क्या रीट भर नहीं है इसमें। देखिए हमारे 32 हमारा एक क्या बोलता है, मौलिक अधिकार के उल्लंघन पर सर्वोच्च न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट में याचिका किया जा सकता है। ध्यान से देखिए आप, यदि अनुच्छेद आपको 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 को काट दिया गया, 30 तक किसी भी अनुच्छेद का उल्लंघन होता है, डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट में सीधे जा सकते हो। क्या जा सकते हो, बोलो सुप्रीम कोर्ट दिल्ली है, बहुत दिक्कत होगा, नहीं बेटा नहीं दिक्कत होगा। आप इसे देखिए क्लास को, ये भी दिक्कत नहीं होगा, आप इतनी सरल तरीके से याचिका डाल सकते हो, क्या पता नहीं होगा, कोई पैसा नहीं लगेगा, कोई जमा पैसे नहीं लगेगा। आप ध्यान से देखिए, ध्यान से कैसे बोलता है, 32 बोलता है मौलिक अधिकार को उल्लंघन पर 14 से लेकर 30 तक उल्लंघन पर उसे डायरेक्ट हमारे सुप्रीम कोर्ट में दिया जा सकता है। 32(2) क्या सीधे परमिशन दे दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट, आम जनता को सीधे सुप्रीम कोर्ट के द्वार पे खड़ा करने की बात कर देती है। कौन सा 32 करती है, 32(2) बोलती है रीट, यदि याचिका दायर की हो तो किस वजह से की हो। रीट क्या होती है, आदेश। अगर हमने याचिका कर दिया कि भैया उसने हमें तो बंदी बनाया, जेल में डाल दिया, जेल में डालने के बाद और वो क्या कर रहा है कि हमें छोड़ नहीं रहा, तो क्या करेगा आपका परिवार इस चीज में जाएगा क्या, तो आदेश देगी। रीट का मतलब होता है आदेश देना, आदेश पत्र होता है, पत्र। सुप्रीम कोर्ट यहाँ को बोलती है मुख्य, आपको यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया देखने को मिलती है, ठीक है। तो वहां पे वो क्या करेंगे, एक रीट जारी करेंगे। रीट में क्या करेंगे, ध्यान दीजिए 5 रीट होती है, 5 तरह की रीट दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और जनताओं को प्रदान करने वाली एक पत्र होती है जिसे हम रीट बोलते हैं। 5 तरह की रीट होती है, जिसे
आदेश पत्र बोलते हैं, आज्ञा पत्र बोलते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसके नाम से पता चल रहा है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक ना। हैविस एंड द कॉर्पस, हैविस और कॉर्पस क्या होता है, ध्यान से देखिए। हैविस कॉर्पस होता है जिससे होता है कि आपके पास सब है, आपके पास जो सब है हमें प्रस्तुत करना, हमें समझ प्रस्तुत करने की बात करता है। मतलब जो ना बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है उसे हमारे समझ प्रस्तुत करना, करने के तात्पर्य ये देखिए। आज सुप्रीम कोर्ट का निर्देश देता है, पत्र देता है, आदेश देता है, आज्ञा पत्र देता है कि बंदी व्यक्ति को न्यायालय में प्रस्तुत किया जाए और उसमें समुचित कारण बताया जाए कि क्यों किया गया है। मान लीजिए आप किसी घर में रूम में पढ़ रहे हो, आप पे आता है, लोग बोलता है कि आपने किसी को मारा, आपने मारा, किसी का लूटपाट किया, किसी डैगत किया, तो आपके मूल अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। आपने क्राइम तो किया नहीं, आपने कुछ किया नहीं। अब डायरेक्ट आपको आती है, पुलिस आती है, उठा के ले जाती है। अब पुलिस क्या करती है, आपको पता होगा कि 22 में क्या लिखा होगा, 20 में क्या लिखा हमें 20 में देखने को मिलती है 24 घंटे के अंदर क्या होता है, व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना। नहीं किया, पेश नहीं कर रहा है, 5 दिन से टॉर्चर कर रहा है, आपको मारा जा रहा है, मारा जा रहा है। आप सोचिए, आप घर में बैठे हो, आपको मारा जा रहा है, मारा जा रहा है, तो आपका ब्रेन क्या करेगा, कहाँ करेगी, आपके परिवार, आपके भाई, आपके दोस्त, आपके मित्र क्या तरह करेगा, उससे देखने के बाद क्या करेगा, कहाँ जाए, कैसे करे, क्या करे। ये तो पुलिस के पास अथॉरिटी है, आईपीसी है, ठीक है, आपको बोले आईपीएस है, उसमें दरोगा है, एसपी है, उन लोग मार रहा है, टॉर्चर कर रहा है, तुमने क्राइम किया, क्योंकि उसने क्राइम नहीं किया, तो उसके परिवार को इतनी शक्ति है कि डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाएगा। सुप्रीम कोर्ट जाएगा, वहां पे क्या करेगा, याचिका डाल देगा, याचिका डालेगा, पिटीशन बोलते हैं, जैसे पिटीशन डाल देगा। और पिटीशन के द्वारा क्या करेगी, सुप्रीम कोर्ट सीधे आदेश दे देती है कि तुम उसे किस तरह गिरफ्तार की हो। यदि तुमने रीजन नहीं बताया, प्रस्तुति का कारण नहीं बताया क्या हुआ है, तो आप पे कार्रवाई होगी, आपको डिसमिस किया जाएगा, आप पे जेल भेजा जाएगा, चाहे एसपी हो, चाहे आईएएस हो, चाहे डीएसपी हो, चाहे कोई भी हो, पे किया जाएगा। ध्यान से देखिए, ये चीजें बंदी प्रत्यक्षीकरण। परमादेश, हम आदेश देते हैं, किसे आदेश देने के लिए देखने को मिलता है, मैंडामस। मैंडामस क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट आदेश देती है सरकारी अधिकारी, सार्वजनिक अधिकारी, निकाय, अर्ध निकाय और निजीकरण के लिए विशेषाधिकार। मान लीजिए आदेश देती है, जैसे आपने क्या किया, आपको सबको बराबर चीज मिल रहा है, आप किसी के पास जाते हो, कलेक्टर के पास जाते हो आप, ठीक ना, जब आप आईएएस बनोगे उसके बाद ही आप देखोगे, या कोई कर्मचारी के पास जाते हो, ब्यूरोक्रेसी के किसी अधिकारी के पास जाते हो, आप अपना पेपर लेके जाते हो, वो चीज नहीं करता है, मानने से इनकार कर देता है, आपको हक नहीं देता है, ये चीज नहीं करती है, आपके राइट उल्लंघन करता है, मूल अधिकार को उल्लंघन करता है, कोई इस मूल अधिकार को उल्लंघन कर देता है। कहने का मतलब है, मान लीजिए आपको मूल अधिकार का उल्लंघन करने का तात्पर्य है कि आपको जाति की वजह से उल्लंघन कर देता है कि नहीं, आपको मिलने वाली सुविधा, जैसे आपको आरक्षण मिल रहा है, रिजर्वेशन मिल रही है, वो नहीं मिलेगी। अब रिजर्वेशन लेने से मना कर देता है, तो आप क्या करोगे, वो फाइल बनाने से मना कर देती है। मान लो कास्ट सर्टिफिकेट, ओबीसी हो गया, एससी हो गया, एसटी हो गया, वो बनाना ही चाहता, आपके पास पूरी डॉक्यूमेंट्स पड़ी हुई है, तो वो उसके लिए क्या करोगे आप, किसके पास ऐसी का कर सकते हो, सीधे जाओगे कहाँ, आपको सुप्रीम कोर्ट। अब सीधे की बात नहीं है, बहुत आसान है, सीधे नहीं है, डायरेक्ट सीधे नहीं है, आप बैठे बैठे कर सकते हो, सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाल सकते हैं, पिटीशन डाल सकते हो, परमादेश देगा वो, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा परमादेश दिया है कि नहीं, तुम अपने विशेषाधिकार का, अपने कर्तव्यों से बदल गए हो, ठीक ना, आपने कर्तव्यों को निर्वह नहीं कर रहे हो, ये चीज पर क्या प्रतिबंध लगा, दुरुपयोग करने पर क्या करेगी, वो आदेश दे देगी, दुरुपयोग कर रहे हो, और उसे क्या करेगी, अपने पास बुला के सजा भी दे सकती है, ये चीज जान लीजिए। प्रतिषेध, प्रोविजन, प्रोविजन किसी बात को रोकना, प्रोविजन किसी बात को रोकना, कहने का तात्पर्य सुप्रीम कोर्ट निचली अदालत को अर्धन्यायिक के विरुद्ध के क्षेत्र को बाहर कार्य करने वाले पर प्रतिबंध लगा, रोक लगा सकती है। यदि मान लीजिए अर्धन्यायिक कोई भी हो गया, सीबीआई हो गया, ठीक ना, आपको बहुत सारी चीज हो गया, आईबी हो गई, बहुत सारी चीज हो गई, आपको देखने को मिलेगा, अर्धन्यायिक हो गया, न्यायिक हो गई, मतलब न्यायालय हो गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, आपको मजिस्ट्रेट हो गया, तो इस तरह की रूप में देखने मिल रहा है कि उनके कोर्ट में फैसला चल रहा है, लेकिन अपने विशेषाधिकार से अलग बात करने लगा, भैया तुम्हें हम डांटेंगे, तुम्हारी ये करेंगे, नहीं करेंगे, वो चीज की बात करता है, तो आदेश जैसा प्रतिषेध लगाता है कि रोक लगा देता है कि तुम कुछ ना करो, ये चीजें आपको विरोध के लिए क्षेत्र बाहर कार्य कर रहे हो तो रोक लगा देगा। उत्प्रेषण, उत्प्रेषण के लिए बोले सेटिओरियस क्या बोलता है, सुप्रीम कोर्ट बोलती है, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के निचली अदालत को
हुई कमियों को सुधार करने की या समीक्षा करने की बात करती है। उत्प्रेषण, उत्प्रेषण का अर्थ है कि यदि व्यक्ति क्या करेगा, ध्यान दीजिए, व्यक्ति क्या करेगी, अगर कोई भी इंसान आपको क्या करता है कि यदि निचली अदालत के द्वारा गलत फैसला सुना दिया जाता है तो क्या करे, सुप्रीम कोर्ट में उसे याचिका डाली कर सकती है और उसको समीक्षा भी कर सकती है सुप्रीम कोर्ट। ठीक ना। अधिकार, अधिकार पृष्ठा, अधिकार पृष्ठा क्या मतलब आपका क्या अधिकार है, आपका अधिकार जगाने के लिए बात करती है। जैसे आपको कोऑरेंटो, कोऑरेंटे का अर्थ होता है कि आपका अधिकार जागने के लिए सुप्रीम कोर्ट सीधे बोलती है, जैसे आपको मंत्री गलत कर रहा है, मंत्री कानून कर रहा है, अपना उर्दंग मचा रहा है, विधायक गलत कर रहा है, ये चीज कर रहा है, तो उस पर अधिकार के लिए जारी करता है कौन सी रीट, आपको हमारा क्या होता है, कोऑरेंटो डालता है। कोऑरेंटो, ये 5 तरह की रीट है, आपको याद होना चाहिए। बंदी, पहले व्यक्ति को बंदी बनाओ, बंदी जैसे बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, उसके बाद परमादेश दो, आदेश दो, बंदी बना लिया तो उसे आदेश दो, भैया उसे छोड़ दो, उसके बाद क्या दो, प्रतिषेध लगाओ, यदि नहीं छोड़ रहा तो तुम्हारे पे उल्लंघन लगा, रोक लगा दो कि भैया क्या ये चीज है, तुम्हारे कार्य नहीं होगा, तुम्हारा क्या कर, तुम जो ऑफिसर हो उस ड्यूटी को नहीं कर पाओगे। उत्प्रेषण, उत्प्रेषण जो कार्रवाई कर दी हो उस पर क्या करेगा, संशोधन करने की बात करती है। अधिकार पृष्ठता, तुम्हारा अधिकार क्या था उस चीज को बताने का करती है। तो ध्यान से देखिए, बंदीकरण, परमादेश, प्रशिक्षण, ठीक है, ये चीज बात करती है। उत्प्रेषण और अधिकार पृष्ठता, ये चीज बात करती है। ध्यान देखिए, आप बोलते हैं कि अनुच्छेद 32 के बारे में तो जान गए, 32 पढ़ लिए आप, 32 के द्वारा याचिका, अब बोलोगे लंबा प्रोसेस होगा, हमें उठ के दिल्ली जाना पड़ेगा, दिल्ली के बाद याचिका पिटीशन डालना पड़ेगा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई होगी, रुकना पड़ेगा, ऐसा कोई नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए वो ऐसा कोई चीज नहीं है, पिटीशन डालने के लिए सबसे याचिका सरल भाषा में दिया गया। ध्यान से देखिए, एक न्यूज बताता हूं मैं, हैदराबाद का छोटा सा बच्चा था, 14 साल का बच्चा था, लगभग 14 साल का बच्चा था, 14 साल के बच्चे से कम था। वो क्या करता है कि आपको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास पत्र लिखता है, पत्र लिखने के बाद क्या करता है, हमें देखने की मिलती है कि वहां पे पत्र लिखता है, अब पत्र के माध्यम से वो याचिका दाखिल कर दी जाती है। कहने का तात्पर्य है कि पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में 2 तरीके से किया जाता है, एक होता है ऑनलाइन, एक होता है ऑफलाइन, ठीक ना, ऑफलाइन, एक होता है ऑनलाइन, एक होता है ऑफलाइन। ध्यान देखिए, ऑनलाइन ऑफलाइन में क्या होता है, डायरेक्ट ऑनलाइन कर सकते हो, ऑनलाइन के लिए क्या कर सकते हो आप, ई फाइलिंग है, ई फाइलिंग है। इसे ऑफलाइन में क्या कर सकते हो, डायरेक्ट जाके आप याचिका कर सकते हो। क्या इसके लिए पैसे की आवश्यकता है, गरीब क्या करेगा जिसके पास पैसे नहीं है, पैसे नहीं है तब भी वो याचिका दाखिल कर सकता है। ध्यान से देखिए, किस तरह कर सकता है, पैसे की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा संविधान निःशुल्क अनुच्छेद 39 के द्वारा निःशुल्क कानूनी सुविधा की बात करता है, जिसके लिए बना गया निःशुल्क विधि सेवा आयोग बना दी गई है। आप कभी आपके यहाँ पीड़ित है, कोई बच्चा अगर पीड़ित है तो किस तरह उसे याचिका दिया जा सकता है, ठीक है, याद दीजिए। ऑनलाइन कर सकते हैं, ई फाइलिंग पे जाइए आप, अभी जाके टाइप कीजिए, किसी का मूल अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर आपको 31 तक का उल्लंघन हुआ है, 30 तक का उल्लंघन हुआ है, डायरेक्ट आप क्या कर सकते हो, ऑनलाइन ई फाइलिंग पे जाके आपको वेबसाइट पे याचिका सबूत के साथ, ये नहीं सबूत के साथ वीडियो होना चाहिए, ये चीज होनी चाहिए, तब जाके याचिका डाल सकते हो, ये चीज ध्यान दीजिए। और ऑफलाइन क्या कर सकते हो, ऑफलाइन क्या कर सकते हो, जा सकते हो। और एक और चीज है, पत्र के माध्यम से याचिका क्या बोलती है, पत्र के माध्यम से, पत्र के माध्यम से कैसे दिया जा सकता है, ध्यान दीजिए। लोकहितवाद और जनहितवाद याचिका बोलते हैं, ये याचिका बोलती है PIL, बहुत सुने होगा आप पेपरों में, न्यूज में, मूवी में, PIL क्या है, PIL क्या है, ये बोलते हैं जनहित याचिका, जनता के हित में जानने वाली याचिका को जनहित याचिका बोलते हैं, PIL बोलते हैं। इसे बोलते हैं पब्लिक इंटरेस्ट इन द लिटिगेशन, पब्लिक इंटरेस्टिंग इन द लिटिगेशन। इस याचिका का मतलब होता है ऐसा याचिका जिसके माध्यम से अन्य व्यक्ति या संस्था पीड़ित किसी ओर से और न्यायालय में प्रश्न उठा सकता है। कहने का मतलब आप पढ़े हो, जितने लोग मेरे वीडियो देख रहे हो आप सब पे सक्षम हो, पढ़े हो, ये आर्टिकल के बारे में जान गए हो, आपके आसपास किसी के साथ हस्तक्षेप हो रहा है, किसी का उल्लंघन हो रहा है और आर्टिकलों का वायलेंस हो रहा है, किसी के साथ, आपके साथ नहीं होगा तो उससे क्या करोगे, आप भी खड़े हो सकते हो। ये चीज हमारा संविधान ने प्रदान कर दिया गया।
ये क्या कर सकते हो, PIL डाल सकते हो। PIL में किस तरह डाल सकते हो, बोलता है कि PIL क्या बोलता है, स्वयं से याचिका नहीं है, उसके रूप में। जैसे आपके देखने को मिलेगा आपके पड़ोसी के साथ कोई पुलिस अत्याचार कर रही है, तो डायरेक्ट आप क्या करोगे, PIL डाल सकते हो। PIL भी ऑनलाइन डालोगे आप, ऑनलाइन डाल सकते हो, ऑफलाइन डाल सकते हो। ध्यान से देखिए, PIL भी ऑनलाइन ऑफलाइन डाल सकते हो, ये चीज ध्यान से, ठीक है ना, ऐसा अधिकार है। अब देखिए हमारा ऑनलाइन रीड डाल सकते हो, जैसे बोलते हैं ऑनलाइन ई फिलिंग पे डाल सकते हो, फाइलिंग पे डाल सकते हो, ऑफलाइन डाल सकते हो, लिखकर लिखकर डाल सकते हो। क्या करता है, डाक के द्वारा डाल सकते हो। आप सीधे एड्रेस निकालिए गूगल से, या निकालिए कि आप CGI पार्टी ना होम डाकघर निकालिए, उसमें वहां पे निकल जाएगा डाकघर में। आप डायरेक्ट आवेदन लिखिए और सबूत के साथ लिखिए कि यहाँ जरूरी है या मजबूर, यहाँ पे चीज हो रहा है। जिस तरह मैंने बताया कि PIL डाला था, किसने, बच्चे ने डाला था। हैदराबाद का एक छोटा सा बच्चा था, वो बोला कि हमारे यहाँ पॉल्यूशन बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, पॉल्यूशन हो रहा था, हमें स्कूल की कुछ दिनों तक और स्कूल बंद होने की मांग की, या कि बाहर निकलने से ज्यादा दिक्कत हो रही है। तो उन्होंने क्या किया, जब ठंडी का वक्त था तो ये चीजें, तो हैदराबाद में जाकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पहुंचा, वो पत्र के बारे में उन्होंने एक्सेप्ट किया, और स्वयं से एक्सेप्ट किया। उन्होंने क्या किया, और याचिका एक्सेप्ट किया, पेटिशन डाल दिया। पेटिशन डालने के बाद उन्होंने क्या किया, उस चीज को न्याय और हैदराबाद, और हैदराबाद के बाद उन्होंने क्या किया, वहां के स्कूलों को प्रतिबंध लगा दिया, कि रोक लगा दिया, कि छुट्टी दे दिया गया। ये चीजें ध्यान से देखिए। इस तरह लिखित, बोलता है लिखित डाक के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के पास भेजा जा सकता है, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश के पास भेजा जा सकता है, अधिवक्ता के द्वारा पिटीशन जारी कर सकता है। यदि आपको लगता है कि आप ज्यादा धनी हो, ज्यादा आप नहीं सक्षम हो, आप जाना चाहते हो, तो जल्दी कार्य होना चाहते हो, तो आप सीधे जाकर चले जाओगे। आप कहाँ चले जाओगे, सीधे। ये चीजें ध्यान देखिए। NGO द्वारा, नॉन गवर्नमेंट, ठीक ना, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा हमें क्या कर सकते हो, क्या बना सकते हो, डाल सकते हो। ध्यान से देखिए। निःशुल्क और निःशुल्क विधि सेवा समिति द्वारा, यदि आपको लगता है आप पीड़ित हो, तो आप किसी को बचाओ, कि आप जाओ हाई कोर्ट में जाओ, हाई कोर्ट जाओ या सुप्रीम कोर्ट जाओ। सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद निःशुल्क, ठीक ना, विधि सेवा, अब वहां पे आयोग बैठी, वहां पे जाएगी, वहां पे क्या होगी, निःशुल्क सेवा आपको करेगी। आपको वकील दिया जाएगा, आपके आने जाने का खर्च दिया जाएगा, आपकी समस्या को समझा जाएगा, ये चीज की जाएगी। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ताकत है, ये चीज है। यही ताकत हमें अनुच्छेद जो 32 में मूल अधिकार की रक्षा करता है, उसी तरह हमें मूल अधिकार की रक्षा एक और करता है, हाई कोर्ट करता है। क्या करता है हाई कोर्ट हमारा, ध्यान देखिए, हाई कोर्ट क्या करती है, एक अनुच्छेद हमारा 226 के तहत करती है। ये चीजें 5 अनुच्छेद हमने देख लिया, ये चीजें 5 रीडों के रूप में देख लिया, ये चीज देख लिया। रीड, आपको लगता है जैसे दिल्ली में बढ़ते हुए पॉल्यूशन पॉल्यूशन हो रही है, तो वो क्या है, आर्टिकल हमारा 21 का उल्लंघन हो रहा है। सीधे बोला, प्राणदेही के स्वतंत्रता का उल्लंघन हो रहा है। डायरेक्ट दिल्ली वासी, अगर दिल्ली वासी यहाँ तो इतना ज्यादा आपको सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 के तहत फोटो खींचिए, वहां पे वीडियो बनाइए, ठीक ना, आपको देंगे। IQI लीजिए, एक AQI लीजिए वहां पे, ठीक ना, ईयर, आपको ईयर इंडेक्स लीजिए, ठीक ना, एयर इंडेक्स लीजिए कि वहां पे क्या निकल रहा है, क्वालिटी क्या है। तो उसके द्वारा क्या कीजिए, एक चार्ट बनाइए, पेपर बनाइए, एक सबूत इकट्ठा कीजिए। उसके बाद क्या कीजिए, याचिका डाल दीजिए। मत जाइए एक सुप्रीम कोर्ट जाने डर रहे हो, आप कर रहे हो, डायरेक्ट याचिका लिखिए, सुप्रीम कोर्ट के उल्लंघन हो रहा है हमारा आर्टिकल 21 के तहत, हमें प्राणदेही स्वतंत्रता का अधिकार है। सीधे आपको गवर्नमेंट को याचिका डालो, आपको सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 के द्वारा रीड डालोगे आप, याचिका डाल दिए वहां सुप्रीम कोर्ट। बहुत ज्यादा क्वांटिटी में डालो आप लोग, जितने दिल्ली वासी आसपास के लोग हैं, ये डालो। गवर्नमेंट वहां पे क्या करेगी, उस चीज को गवर्नमेंट जितना पॉल्यूशन उसको दबाने की कोशिश करेगी, और तेजी करेगी। अभी धीमे गति से कर रही है, तो गवर्नमेंट के दबाव से तेजी से तरह करेगी। ये चीजें जितना हम याचिका डालेंगे, जितना ही अच्छी बात होगी। बहुत सारी याचिका गई है, ऐसी बात नहीं है दिल्ली में, दिल्ली के प्रति। ये चीजें हमारा दो